जिसमें आज हम खास तौर पर बात करने जा रहे हैं फंदे पर बेटियां, कब सुधरेगा समाज। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ होगा और आज की इस डिबेट को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि जिस दहेज की यहां पर बात हो रही है, जिस हत्या या आत्महत्या, इसके इर्द गिर्द बहुत सारे तर्क वितर्क किए जा रहे हैं, जांच चल रही है पूरे मामले में, लेकिन एक सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। दशकों पहले जिस दहेज हत्या या जिस तरह की कुरीति को खत्म किया गया, जब बेटियां जलाई जाती थी, उनको मारा जाता था शादी के बाद, दहेज के लिए बड़ी बड़ी बार्गेनिंग्स हुआ करती थी, समाज के तौर पर क्या हम वाकई आगे बढ़ पाए हैं? ये बड़ा सवाल है। चर्चा करेंगे, उससे पहले देखिए आप आज के पॉलिटिकल पंच। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करे। तो सरकार हर आयोजन को सड़क पे करा रही है क्योंकि उन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किया। किसी के धर्म से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र कहता है कि सबको बराबर का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम बहस करने लगे और चीजों पर। किसी भी लोकतांत्रिक देश में और लोकतांत्रिक पद पर, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारा ये मानना है कि नमाज कोई सड़क पर नहीं पढ़ा जाता है। ऐसे केवल 10-5 मिनट के नमाज पर इस तरह का सख्ती मेरे समझ से उचित नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकार 5 साल अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, 1000 दंगे हुए, 1200 जन की हानि हुई और अखिलेश जी मुख्यमंत्री, मुजफ्फरनगर जल रहा था, लोग आपस में कट मर रहे थे और सफाई में बैठ करके आई जी मुख्यमंत्री नाच देख रहे थे। आज योगी जी की सरकार में 9 साल में 9 साल के ऊपर हो गया, ना कहीं कर्फ्यू लगा ना कहीं दंगा हुआ। आज के दौर में बेटियां पढ़ रही हैं, खुद को साबित कर रही हैं, खेल के मैदान से अंतरिक्ष की उड़ान तक खुद को अव्वल साबित कर रही हैं। लेकिन तभी इस बीच अचानक कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो न सिर्फ इन तमाम दावों को बेमानी साबित कर देती हैं, बल्कि एक डर भी पैदा कर देती हैं। 12 मई 2026 भोपाल में ट्विशा शर्मा, 17 मई 2026 ग्रेटर नोएडा में दीपिका नागर, 25 अगस्त 2025 ग्रेटर नोएडा में निक्की भाटी, 10 फरवरी 2025 ओडिशा में रश्मि रंजनी पांडा। ये फेरिस्त यही खत्म नहीं होती, बल्कि बढ़ती जाती है। कहीं दहेज का लालच, कहीं कुछ और कारण। आखिर क्यों बेटियों से बेरहमी का ये सिलसिला थम नहीं रहा है? आखिर क्या है ट्विशा और दीपिका की मौत का पूरा सच? क्यों फंदे पर बेटियां, कब सुधरेगा ये समाज? महाबहस में आज इसी पर सवाल जवाब करेंगे। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सीमा कुशवाहा जी हमारे बीच में, सीनियर एडवोकेट, डॉक्टर भावना बर्मी हमारे बीच में, मनोचिकित्सक, माया सिंह है सोशल एक्टिविस्ट, शिल्पा धर्म मॉडल एक्टिविस्ट हमारे बीच में होंगी, वेद भूषण जी हमारे साथ है, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले महाबहस के सवालों पर नजर डालते हैं। ट्विशा की मौत सुसाइड या कुछ और? परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि जब से शादी हुई थी उसको लगातार ताने मिल रहे थे। लड़के वालों की इच्छा और ज्यादा बड़े गिफ्ट्स की थी शादी के दौरान, जिसको दहेज कहा जाता है। लेकिन शायद ट्विशा और उसके घर वाले उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहे थे। और भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अब ट्विशा इस दुनिया में नहीं है। लेकिन दोनों तरफ का जो विवाद है वो खुलकर सामने आ रहा है। सवाल यही है कि क्या दहेज के लिए बलि चढ़ गई एक और बेटी? क्या दहेज के लिए बलि चढ़ गई दीपिका? ग्रेटर नोएडा की दीपिका का भी केस इससे अलहदा नहीं है। यहां पर भी परिवार वालों का यही आरोप है कि उनको लगातार शादी होने के बाद उनकी बेटी को टॉर्चर किया जा रहा था, रह रह के ताने कसे जा रहे थे। उसको बार बार ये कहा जा रहा था कि तुम ये नहीं लाई, हमारी उम्मीद इतने की थी, तुम्हारे यहां से इतना क्यों आया? फंदे पर बेटियां, कब सुधरेगा समाज? ये आज का बड़ा सवाल। चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सीमा कुशवाहा जी हमारे बीच में, सीनियर एडवोकेट। सीमा जी बताइए, एक समाज के तौर पर हमने क्या तरक्की की? दशकों पहले आप देखिए फिल्में बना करती थी, क्योंकि समाज में ये बहुत ज्यादा होता था जब लड़कियों को जला दिया जाता था शादी के बाद। दहेज लोभी ससुराल वाले उनको मारा पीटा करते थे, अत्याचार किया करते थे और कहीं कहीं तो लड़कियों को जला तक दिया गया। सब जानते हैं ऐसे केसेस। देश में कानून बना कि लड़कियां ना जलाई जाएं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं जो है रुकी। पर आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए फॉर्म जरूर बदल गया है, लेकिन लालच और सोच क्या वही है आज भी हमारे बीच में?
कानून क्या कहता है? देखिए, 2-3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कल सोशल मीडिया पे आज देख रही थी किसी का स्टेटमेंट कि आखिर बेटियाँ जो दुल्हन बनी वो लाश के रूप में क्यों निकल रही हैं? मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई कि जो परंपराओं के नाम पर हमेशा मेरी बेटियों को ये कहा गया कि मायके से डोली और ससुराल से अर्थी निकलनी चाहिए। ये वही हम सब देख रहे हैं। क्योंकि ससुराल में अर्थी जब तक नहीं निकल जाती है, ये समाज, ये सोसाइटी उस बेटी को एडजस्ट करने के लिए, उसको बर्दाश्त करने के लिए बोलती रहती। तिशा के केस पर मैं आ जाती हूँ। मैं आपने जैसे बताया, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पास, क्योंकि मैं एज ए लीगल वर्क में हूँ मैं जी। एक बेटी 2020 में कोविड के टाइम शादी होती है। 4 महीने के अंदर ससुराल वाले, उस बेटी का नाम है सपना, 4 महीने के अंदर उसको मार के फांसी के फंदे पर डाल देते हैं। एक मोटरसाइकिल, एक सोने की चेन, 51,000 रुपए के लिए मात्र। उसके बाद वो पूरा परिवार जेल में होता है। वकील को फीस देने के लिए जिस घर में रह रहे थे वो बेचना पड़ गया। तो आप समझिए कि इनको क्या कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता होते हैं कि क्या होने वाले हैं। दूसरे केस की बात करें, द्वारका दिल्ली का केस है। 9 महीने का छोटा सा बेटा है उस बेटी का, जिसके मर्डर कर दिया गया शादी के 3 साल बाद। ये मैटर मीडिया में चल रहे हैं। त्विषा का मैटर हो गया, दीपिका नागर का मैटर हो गया, आगरा में कंचन का मैटर हो गया। वो लड़की अपने घर को छोड़ करके उसने शादी की थी, 2 महीने के अंदर 10 लाख रुपए की डिमांड के लिए उसके हस्बैंड ने, जिसको वो प्यार करती थी, फांसी के फंदे पर टांग करके उसको मार करके फांसी के फंदे पर टांग दिया। त्विषा वाले केस की मैं बात कर रही हूँ। 12 तारीख को ये घटना हुई। ठीक है। रात के समय मैं 14 तारीख से परिवार से कांटेक्ट में हूँ। 14 मई को परिवार ने किसी के माध्यम से मुझसे कांटेक्ट किया। आप बिलीव करेंगे, भोपाल पुलिस कमिश्नर, भोपाल का डीसीपी, एसीपी रजनीश कश्यप, इन सब के साथ मेरी मल्टीपल व्हाट्सएप कॉल है और रिकॉर्डिंग के साथ। नतीजा क्या निकला है इसमें? क्योंकि परिवार वाले जांच पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, इसी पर मैं आ रही हूं कि परिवार वाले जांच पर सवाल बिल्कुल सही खड़े कर रहे हैं वो, क्योंकि प्रेमा फेसाई ये केस कॉग्निजेबल ऑफेंस का है, हीनियस कैटेगरी का है। उसके बावजूद भी कमिश्नर पुलिस भोपाल का ये कहना है कि मैडम हम तो अभी इंक्वायरी करें, अभी एफआईआर नहीं होगी। हम सभी लोग उनसे बात करते रहे 1 बजे रात तक, 2:30 बजे रात को एफआईआर दर्ज हुई है। जब सिस्टम को फर्क नहीं पड़ता है, जब रसूखदार परिवार के लोग मैनिपुलेट करते हैं सिस्टम को, तो लोगों को लगता है कि आज हमने दहेज के लिए इनको मार दिया, कल जाकर के कितनी सजा होगी, और सजा हो भी जाएगी सेशन कोर्ट से, हाई कोर्ट में, अपील सुप्रीम कोर्ट में। सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि लड़की के जो परिवार वाले हैं उनका ये आरोप है, क्योंकि फैमिली हाई प्रोफाइल है, एक जज का घर है। हाल तो लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या एक जज के घर में दहेज हत्या हो सकती है। देखिए, मैं आपको वो कानून अच्छे से समझते हैं, जो समझते हैं वो अपने लोगों को बचाने के लिए उसके साथ खेल भी सकते हैं, मोल्ड भी कर सकते हैं। ये लड़की के परिवार वालों का आरोप है। वेदभूषण जी हमारे बीच में, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी। वेदभूषण जी, आपसे समझना चाहेंगे कि ऐसे मामलों में एफआईआर में आखिर देरी क्यों होती है? किस बात का इंतजार करती है पुलिस, और प्रोविजन क्या कहता है? क्या वाकई किसी ऐसी जांच की जरूरत होती है कि 24 घंटे बाद एफआईआर होगी, या कानून क्या कहता है कि फौरन इस मामले को दर्ज होना चाहिए? किस तरीके से क्या प्रारूप होना चाहिए? अच्छा जी, देश की सबसे बड़ी अदालत ने कितनी बार ही बहुत सारे जजमेंट्स के थ्रू ये क्लियर किया है कि कोई भी सीनियर सिटीजन जहां दहेज प्रताड़ना का मामला हो उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो अब उनकी एंटीसिपेटरी बेल दे दी गई है, तो ये उसी क्रम में देखा जाना चाहिए। ठीक है, वो जज थी, ये उनकी गलती थी कि उनको जज नहीं होना चाहिए, कि आम औरत होना चाहिए था। तो ये कानून सबके लिए बराबर है। जहां तक संबंध है, ये कानून का सिस्टम है वो इमोशंस या भावनाओं से नहीं चलते। सबकी भावनाएं, जितने भी आपके पैनलिस्ट बैठे हैं, जितने व्यूअर्स हैं, सबकी भावनाएं तिशा के साथ, दीपिका नागर के साथ है। दीपिका नागर और निक्की भाटी तो मेरे आपके पड़ोसी भी रह चुके हैं, हमने आपने डिबेट भी की है उसके ऊपर। तो ये तमाम जो मामले हैं, जब कानून की कसौटी पर कसे जाते हैं, तमाम जो लीगल एंगल हैं वो खंगाले जाते हैं। अब उनके पति भागे हुए हैं, उनके ऊपर तमाम जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, उनका एलओसी खोला गया है, उनको 10,000 रुपए उनके लिए डिक्लेयर किया गया कि उनके अरेस्ट के ऊपर। अब तमाम जो चीजें, लव कम अरेंज मैरिज थी, क्या क्या चीजें एंगल में रही, क्या दहेज की मांग की गई, क्या ये सुसाइड था, क्या ये मर्डर है, ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। केवल टीवी बहस के द्वारा तमाम उसमें एविडेंस कलेक्ट की जाएंगी, सीसीटीवी फुटेज है, कॉल डिटेल्स है, क्या डिमांड की गई थी, कोई व्हाट्सएप चैट है, उनकी तमाम की
इन्वेस्टिगेशन होगी। आप चाहें कि एक रात के अंदर उनको ट्रायल भी कर दें, सजा भी कर दें और आजीवन के लिए हमेशा खत्म हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सिस्टम है, सिस्टम से काम होगा और आपको अदालतों पर विश्वास रखना ही होगा। अब सबसे बड़ी अदालत ने जब ये निर्णय दिए, इस तरह के महत्वपूर्ण निर्णय दिए, क्योंकि बहुत समय से इन कानूनों का अभी तक मिसयूज अंतिम किया संस्कार नहीं हुआ है, किस तरीके से पोस्टमार्टम कराया गया और उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और सेकंड पोस्टमार्टम की डिमांड कर रहे हैं। मैं ये भी आकांक्षा अपने वही आप में उसी चीज परिवार पर के लिए मैं बड़ा ट्रॉमा है कि अभी तक जो डेड बॉडी है वो मॉर्चरी के अंदर ही है। हाँ आकांक्षा, मैं उसी पर आ रहा था, क्योंकि तमाम जो सवाल पैदा हो रहे हैं, तमाम आप पोस्टमार्टम कराइए, कोई इश्यू नहीं है। आप एक 3 जो डॉक्टर्स का पैनल है उसके तहत कराइए, परंतु चीजें बदली नहीं जा सकती, उनकी स्थिति चेंज नहीं की जा सकती, क्योंकि तमाम एविडेंसेस आप डिजिटल एविडेंस है और जो नया कानून भारतीय न्याय संहिता है उसमें डिजिटल एविडेंस को मान्यता दी गई है। ये तमाम जो शादी, जब से ये एडवोकेट साहब और तिशा की मुलाकात हुई थी या दीपिका नागर की जो शादी हुई थी जिसमें डिमांड तमाम तरह की आई थी, क्या वो कहीं रिकॉर्डेड थी, क्या उसके बारे में कोई कंप्लेंट की गई थी? क्योंकि अंडर 7 इयर्स ऑफ मैरिज का भी कोई डेथ होती है तो उसकी जांच मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करता है और कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। आप मजिस्ट्रेट पे यकीन नहीं करेंगे, आप एम्स की रिपोर्ट पर नहीं यकीन करेंगे, पोस्टमार्टम एम्स की रिपोर्ट पर यदि होता है तो उस पर भी यकीन करने वाले बहुत कम लोग हैं। सवाल पैदा करने वाले ज्यादा हैं। प्रक्रियाएं जो है वो कानून संगत होती हैं, तो लेकिन इस सब के बावजूद भी यदि लड़की के परिवार वालों का आरोप है, वो चाहते हैं कि दूसरा पोस्टमार्टम हो इस सब का, इतने दिन हो गए मॉर्चरी में बॉडी को। और दूसरी चीज, यहां एक नहीं हम कई केसेस की बात कर रहे हैं और दहेज नाम का जो शब्द है ना, ये प्रथा बीच से गई ना गई हो, लेकिन ये शब्द लगभग चला गया है, क्योंकि अब कोई सीधे नहीं कहता, कोई सीधे डील नहीं करता। चीजें लेन देन के बहुत तौर तरीके होते हैं और उसके बाद लड़कियों को सुनना पड़ता है। यही बातें जो है वो दीपिका के भी घर वाले बार बार कह रहे हैं और ट्विशा के भी घर वाले बार बार कह रहे हैं। और इस शो का मकसद किसी एक की तरफदारी करना या किसी एक को कटघरे में खड़ा करना बिल्कुल नहीं है। कुछ सामाजिक पहलुओं को बार बार छेड़ते रहना जरूरी है, कानून को भी बार बार उतना ही सबके बीच में ले जाना जरूरी है। रास्ता तो उसी से होकर के निकलेगा। डॉक्टर भावना बर्मी हमारे बीच में है। डॉक्टर भावना, अब ट्विशा का ही केस आप उठा करके देख लीजिए, उसके लिए कहा जा रहा है कि जो उनके ससुराल वाले हैं, उनकी दलील है कि वो पेशेंट थी, उनका इलाज चल रहा था, साइकियाट्रिस्ट के प्रिस्क्रिप्शंस वो ले रही थी, सिजोफ्रेनिया की बात सामने आ रही है, उनका करियर ऐसा है, उनको ड्रग्स की लत थी, ये तमाम तरह की बातें यहां पर कही जा रही हैं। एक ऐसी शादी, अगर वो पूरी तरह से अरेंज मैरिज भी है, तो आज के दौर में आपको लगता है कि भले ही अरेंज मैरिज हो, माता पिता की सहमति से वो शादी हो, लेकिन कुछ तो बातचीत, मिलना जुलना होता है परिवारों के बीच में। जिन लोगों की शादी हो रही होती है उनके बीच में भी बातचीत होती है। तो क्या सिर्फ 4 महीने के भीतर अचानक ये सिजोफ्रेनिया वाली बात सामने आ गई, अचानक ड्रग्स एडिक्ट वो हो गई? क्या ये चीजें पहले से नहीं मालूम थी? बहुत सारे सवाल हैं। देखो, बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया है, क्योंकि ये ना एक, जैसे हमने स्किज़ोफ्रेनिक बोल दिया, ट्रबल्ड पर्सनालिटी बोल दिया, मेंटली अनस्टेबल जैसे लेबल्स बहुत कैजुअली यूज हम करने लगते हैं। स्पेशली अगर रिश्ते में एक डिस्कॉर्ड होता है, परेशानी होती है, तो ज्यादा से ज्यादा ऐसे मेंटल डायग्नोसिस कर दिए जाते हैं जो बिल्कुल कैजुअल होते हैं। और स्पेशली जब कोई ट्रैजिक इंसिडेंट होता है तो ये और ज्यादा निखर के आ जाते हैं। बट साइकोलॉजिकली भी और एथिकली भी बिना प्रॉपर साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन के किसी को डायग्नोस करना इररिस्पॉन्सिबल है। स्किज़ोफ्रेनिया एक बहुत ही सीरियस क्लिनिकल डिसऑर्डर है जिसका डायग्नोसिस सिर्फ किसी साइकियाट्रिस्ट या ट्रेन्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल द्वारा डिटेल्ड असेसमेंट के बाद किया जा सकता है। इंटरव्यूज होते हैं, सिम्टम हिस्ट्री होती है, ड्यूरेशन होता है, फंक्शनैलिटी होती है, बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं। तो इसमें देखा जा रहा है कि अगर कोई इंसान अपनी रूटीन फंक्शनैलिटी में बिल्कुल प्रॉपरली चल रहा है और उसके ऊपर ऐसे लेबल्स लगाए जा रहे हैं, तो ये मतलब इट इज नॉट फेयर। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ इमोशनल बिहेवियर, आर्ग्यूमेंट्स, मूड स्विंग्स या रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स देखकर किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, स्किज़ोफ्रेनिया है, ट्रबल्ड माइंड है, कह देना साइंटिफिकली गलत है और स्टिग्मेटाइजिंग भी है।
नहीं, सिजोफ्रेनिया का अगर personality भी जिस कोई डिसऑर्डर formal का इस्तेमाल diagnosis किया जा रहा है, सिजोफ्रेनिया, क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी के अंदर ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो अचानक किसी को ट्रिगर हो जाए? समय के साथ इसके सिम्टम्स और बढ़ते जाते हैं। 4 महीने की शादी और ये मान के चले कि भाई उनको नहीं पता था वो सिजोफ्रेनिक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई सिम्टम उनको नहीं दिखे? क्योंकि बहुत सिवियर सिम्टम्स होते हैं सिजोफ्रेनिया के, कि पता है तो उसके बाद कोई शादी कर ले, और शादी हो भी गई तो क्या किसी को सुसाइड के लेवल तक ले जा सकता है वो सिजोफ्रेनिया, कि बस 4 महीने के अंदर सब कुछ हो गया, कि उनकी मेंटल कंडीशन और हेल्थ ऐसी हो गई कि वो सुसाइड कर ले, कोई जाके उसको सुसाइडल टेंडेंसीज आने लगे? देखो, इसके लिए ना पूरी जांच पड़ताल बड़ी जरूरी है। और अगर किसी को कोई डायग्नोसिस है भी, कोई मेंटल हेल्थ कंसर्न्स है भी, और वो एक साइकियाट्रिस्ट और एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, तो उसकी प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन होगी, प्रॉपर जांच हुई होगी और प्रॉपर थेरेपी और ट्रीटमेंट भी दी जा रही होगी। उसके साथ साथ फैमिली को साइको एडुकेट भी करा गया होगा कि भाई अगर ऐसी परेशानियां हैं तो आपने भी अपने फैमिली मेंबर के साथ, इस केस में त्विषा के साथ, इस तरह से डील करना है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पूरी तरह से बिल्कुल, और ये सारी चीजें परिवार को भी शेयर की जाती हैं, कि भाई अगर ट्विषा है तो उनके परिवार तक भी ये बात पहुंचे कि अगर वो कोई ऐसी डिसऑर्डर से जूझ रही हैं। हमारे साथ माया सिंह जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट, और इसके साथ ही रेणु यादव जी भी जुड़ चुकी हैं, एक्ट्रेस हैं हमारे बीच में, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। माया जी, ये जो पूरे केसेस है, सिर्फ ट्विषा की बात नहीं है, दीपिका की भी बात है, एक हमने ओडिशा में भी ऐसा किस्सा देखा कि महिलाएं कहीं भी पहुंच जाएं, किसी भी प्रोफेशन पे हो, किसी भी लेवल पर हो, वो दुनिया का हर मकाम फतेह कर ले, क्या घर में ही हार जाती हैं? नमस्कार आस्था जी, मैं अपनी बात रखने से पहले मैंने सीमा जी को भी सुना, मैडम को सुना, लेकिन बहुत सारी चीजें देखिए इस केस में, ट्विषा के केस में स्पेशली हम लोग बात कर रहे हैं, उस पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, अभी तो देखिए बहुत सारे आरोप लगेंगे, देखते जाइए, हम भी देख रहे हैं। आप सोचिए आस्था जी, जो लड़की एक मॉडल थी, सक्षम थी, इंडिपेंडेंट थी, और 1 साल से समर्थ के साथ रिश्ते में थी, अफेयर के रिश्ते में थी, तो उस 1 साल के रिश्ते में इन लोगों को ये नहीं पता कि वो ड्रग लेती है, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये थी, अगर वो 4 महीने की शादी में भी साथ रही, तब तक इन लोगों को ये नहीं पता लगे कि वो ड्रग्स लेती है, उसके घर में कंप्लेंट करी जाए। और उससे बड़ी बात, अगर सपोज उसके ब्लड में ड्रग्स के ट्रेसेस पाए भी जाते हैं, पोस्टमार्टम दोबारा होता भी है, तो ये ड्रग्स जरूरी है वो त्रिशा लेती थी? हो सकता है उसको परिवार का दे रहा हो। अब चूंकि देखिए जज साहिबा है, जज साहिबा का एक मासूम सा बेटा है जो वकील की पदवी पर है, उसको आज तक इतना पता नहीं लगा कि जिस लड़की के साथ उसने 1 साल अफेयर रखा वो ड्रग्स लेती है और मुझे शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो बड़ी एक अजीब सी स्टोरी है जो सिरे से नकारी जा सकती है। सोचने वाली बात है, जज और सास है और वकील, उनका एक मासूम सा वकील बेटा है, और जो इस मरी हुई लड़की के ऊपर इतने सारे आरोप लगा रहे हैं जो अब कहने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जाते जाते भी वो इतनी सारी चीजें छोड़ के गई है कि अब सिरे से लगता है कि जो इन्होंने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई है जज साहिबा ने और उनके मासूम बेटे ने, वो हद दर्जे तक बिल्कुल नाकाबिल है। आप ये देखिए, अगर मोर्चरी के बाहर वो उसके परिवार और लोग धरना देके बैठे हैं और उस पर बॉडी के ऊपर मिले हैं, तो ये प्रशासन, जैसे सीमा जी ने बोला, प्रशासन की कहाँ चूक है या प्रशासन किसको बचाना चाहता है, ये देखने वाली सबसे बड़ी बात होगी। देखिए, चूंकि हम हर बार बहुत सारे केसेस पे बात करते हैं, बहुत सारे नाम आपने गए, सीमा जी गिनाए, उस पे गिना दूंगी, लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, नो कोई दो राय नहीं। लेकिन आप ये देखिए कि जो गरीब तबके से आते हैं, जो इस तरह के केसेस में लड़के आती हैं, उन्हें तो इंसाफ ही नहीं मिलता। अब जो इस तरह के केसेस होते हैं, जो बहुत चुनिंदे लोग आते हैं, चुनिंदे नाम होते हैं, जिसपे हम लोग बैठ के चर्चा करते हैं मीडिया पे, कहीं जाके वो हद दर्जे तक उनको नतीजा मिलता है, उनको इंसाफ भी मिलता है। लेकिन 70% से लेके 80% ऐसे केसेस में कुछ नहीं होता, आत्महत्या हो जाती है, लड़कियां मर जाती हैं। और सोचिए, दहेज, अब आपको मैं बताती हूँ, जहां मैं बैठी यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर इंदिरापुरम में अभी हफ्ते पहले पूरी मीडिया ने एक दहेज के एक केस की विश्लेषण करा के भाई इतना सारा दहेज दिया गया, इतना सोचा, जितना मिला इतना दिया, करोड़ों रुपए का दहेज मिला लड़के को। ये शायद मीडिया में बहुत सारे मीडिया चैनल ने कवरेज करा, बाद में वो व्यक्ति भी चला गया। दहेज तो कोई कहता नहीं ना, सब गिफ्ट कहते हैं उसको, कहते हैं गिफ्ट दे, और ये कहते हैं कि लड़की वाला अपनी मर्जी से दे रहा है। नहीं, वो वही बात है, उसको यही दिखाया गया, लेकिन कोई उसको प्रोटेस्ट करने, उसके अगेंस्ट बोलने कोई नहीं गया, क्योंकि कोई कौन क्या बोलेगा। कुछ दिन बाद देखिएगा यही हालात होती है, लेकिन वो कुछ 90% महिलाएं जो होती हैं आस्था जी, वो नहीं बोल पाती, वो बता नहीं पाती, वो भी इस ट्रॉमा से निकलती हैं।
लेकिन 10% वो महिलाएं होती हैं जो बिल्कुल अपने पीक में जाके टॉर्चर होकर सुसाइड ठीक है। करती हैं, जिन पे हम डिस्कस करते हैं। बिल्कुल। बाकी तो सब दबे रह जाते हैं। बाकी सब मत पूछिए। 90% समाज के तबके में हर लड़की शादी के बाद, चाहे वो किसी भी पद पे हो, किसी भी एजुकेशन ग्राउंड से हो, वो जरूर कहीं ना कहीं वो झेलती है समस्या को कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे और हमें ये नहीं मिला। और वो बेचारी चुपचाप घुट के सुनती रहती है। तो हमें इस समाज को हम कितना भी बोले, हम सालों से बहस कर रहे हैं, सीमा जी भी हमारे साथ बहुत सालों से बहस कर रही है, हम इस समाज की सोच को नहीं बदल सकते। और देखिए आगे तक की लड़कियां इसी तरह से मरती रहेंगी, लेकिन कोई प्रोटेस्ट करने को राजी नहीं होता। रेणु यादव जी, मैं लौटूंगी माया जी आपके पास। रेणु यादव जी हमारे बीच में है, एक्ट्रेस रेणु यादव जी। ट्विशा का जो करियर था वो मॉडल थी, और उसके ससुराल वालों का कहना है कि भाई देखिए उनका तो करियर ऐसा था, वो मॉडल थी, वो ड्रग्स लेती थी, और उनका प्रिस्क्रिप्शन भी चल रहा था साइकेट्रिस्ट के साथ, उनको डिप्रेशन था, उनको सिजोफ्रेनिया था। तो सीधे सीधे करियर को आधार बना के ये सारी चीजें जो है ना एक साथ जोड़ दी गई कि शायद ये मैचअप करती हैं। मॉडल है, एक्टर है, तो भाई ड्रग्स ले रही होगी, और उसके साथ साथ साइकेट्रिस्ट का प्रिस्क्रिप्शन ले रही होगी, और तरीके से स्ट्रेस में होगी। मतलब खुदकुशी के लिए जो ग्राउंड तैयार किया गया उसमें उसके करियर का भी नाम लिया गया। जी जी, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। मैं एक मेडिकल प्रोफेशनल भी हूँ, और एक मेडिकल प्रोफेशनल होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ कि डिप्रेशन या इस तरीके की बीमारियां एक दिन में नहीं आती हैं, वो लॉन्ग टर्म में आती हैं। तो अब तक क्या किसी को पता नहीं था कि ट्विशा को ये सब रोग है? अचानक उसकी डेथ के बाद ये सारी चीजें क्यों सामने आ रही हैं? तो ये एक मेडिकल प्रोफेशनल होने के नाते मैं ये बोलूंगी कि भाई बिल्कुल ये तो एक तैयार किया हुआ पहले से ग्राउंड है। जो आप एक मॉडल है तो ऐसी ही होगी, प्लस उसके साथ ये सारी चीजें चल रही थी। ये सारी बिल्कुल कहानियां बिल्कुल लग रही हैं कि कहानियां हैं, और इसके बाद ये ग्राउंड तैयार किया गया है, क्योंकि प्रोफेशन से भी वो जज साहिबा हैं, वो वकील है, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कौन सा ग्राउंड तैयार करना है और उसकी बैकग्राउंड की स्टोरी किस तरीके से रचना है। आपको शायद पता होगा कि इस केस के पहले शायद उनके पेरेंट्स की सुनवाई तक नहीं हो रही थी। जब ये केस एक हाई प्रोफाइल केस के रूप में सामने आया तो उनके पेरेंट्स की वो कंप्लेन लिखी गई, क्योंकि इनका भोपाल शहर में बहुत अच्छा रुतबा है। तो मुझे लगता है कि प्रशासन भी कहीं ना कहीं एक दबाव में था कि इनका कंप्लेन तक रजिस्टर नहीं हो रही थी। एंड आई एम हैप्पी कि ये मैटर सामने आया और हम सब इस पर बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये जो केस हुआ है इसमें इंसाफ जल्दी ही मिलेगा। ठीक है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि दीपिका की भाभी जो हैं वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। पीसीआर कंफर्म कीजिए, ये दीक्षा की भाभी हैं या ट्विशा की भाभी हैं? किसकी भाभी हैं? हाँ, मानवी शर्मा जी हमारे साथ है, ट्विशा की भाभी हैं वो, क्योंकि केसेस बहुत सारे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके परिवार वाले अगर अपना पक्ष रखें। आप सीधे आपको सुनवाते हैं, क्या कह रही हैं? दिल्ली में जाके हो सके। इंसाफ मिले, लोगों के साथ हुआ है, वो लोगों के सामने आया, और उनके साथ ही अगर ऐसी बात सामने आ रही है तो लोग प्रसाद भाई को एक और एक अभी तो से कहा जा रहा है हैदराबाद की तरफ से किसी लड़की से उससे सुसाइड किया है, उसकी जांच रिपोर्ट आपका जाएगा। मैम वो रिपोर्ट जो फर्स्ट जो रिपोर्ट आई थी, जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आती है पोस्टमार्टम की, उसमें बहुत क्लियरली मेंशन था कि वो मटेरियल जिससे ये हत्या हुई है वो उसमें नहीं दिया गया था पोस्टमार्टम के टाइम पे चेकिंग के लिए। अभी वो इतने दिनों के बाद वो दिया गया है, तो इस बात की क्या गारंटी कि वो सेम ही ऑब्जेक्ट है जिससे ये हत्या हुई है? चलिए, तो परिवार कई तरह के सवाल खड़ा कर रहा है, और जिस सेकंड पोस्टमार्टम की वो डिमांड कर रहे थे, अब उनका ये कहना है कि भाई उसको अब इतने दिन बीत चुके, इतना वक्त बीत चुका, अब वो अगर कोई सैंपल लेंगे तो रिपोर्ट में कितनी एक्यूरेसी होगी, इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वेदभूषण जी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी। वेदभूषण जी बताइए, अब सेकंड पोस्टमार्टम की एक्यूरेसी और जिस वक्त डेथ हुई है उसके बाद जो पोस्टमार्टम होता है, कोई फर्क होता है क्या दोनों में जब रिपोर्ट्स होती हैं और चेकिंग होती है? देखिए आकांक्षा जी, ये सारा का सारा केस फॉरेंसिक रिपोर्ट पर है, टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट पर है। जो तमाम ड्रग्स का एलिगेशन आ रहा है, उनको हैंगिंग की गई या उनको मारकर लटका दिया गया, किस रस्से का इस्तेमाल किया गया, क्या हालात थे, क्या टाइम थे, क्या सरकमस्टांसिस थे, उनके पति कहाँ थे, सास कहाँ थी, तमाम मेंबर्स की लोकेशन और तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। अब चूंकि इसमें एक एसआईटी गठित की गई है और तमाम एंगल से इसकी जांच की जा रही है, क्योंकि एक बड़ा मामला है, क्योंकि इसमें लोकायुक्त का भी नाम आ रहा है, इसमें एक रिटायर्ड जज जो उनकी
उनकी सास हैं उनका भी नाम आ रहा है, और बड़े परिवार, उनके पति भी एक एडवोकेट्स हैं। तो तमाम चीजें एक तमाम मीडिया की निगाह में, और तमाम चीजों जो एम्स के अंदर डिमांड की जा रही है कि उसका रीपोस्टमार्टम किया जाए, अब होगा या नहीं होगा ये सरकार का, और एक बहुत तरह के इसमें स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, एसओपीज हैं, उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि हर केस के अंदर दूसरा पोस्टमार्टम नहीं होता है। यदि इस केस के अंदर होता है तो बहुत ज्यादा चेंजेस ना डॉक्टर्स उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं, बल्कि जो प्रीवियस रिपोर्ट है उसको भी कंसिडरेशन जोन में रखा जाएगा कि प्रीवियस डॉक्टर्स ने उसमें क्या रिपोर्ट की है, क्या वो कंट्राडिक्ट करती हैं या उसको सपोर्ट करती है, कोरोबोरेटिव एविडेंस है। तो तमाम चीजें, उनकी साइकेट्रिक कंडीशन क्या थी, क्या उनका इलाज हुआ, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स किस डॉक्टर ने उनको एग्जामिन किया, तमाम चीजें जब इन्वेस्टिगेशन होगी, तमाम चीजों पर कंक्लूजन पर पुलिस पहुंचेगी, चार्जशीट जाएगी कोर्ट के अंदर, और चूंकि इसके अंदर स्पेशल कोर्ट्स का गठन होता है, वो स्पेशल कोर्ट इसकी ट्रायल करेंगी, तब सत्यता की जांच हो पाएगी कि व्हाट वेंट रॉन्ग तिशा के साथ में, तो क्या हुआ, क्या इन्वेस्टिगेशन को सुसाइड लेकर हुआ। ही परिवार वाले सवाल खड़े कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी के तरीके से हो और लॉ में उनको जो राइट दिया गया उसके हिसाब से आगे की प्रोसीडिंग्स हो, और जल्द ही साफ हो कि दरअसल ये जो मौत है ये दरअसल खुदकुशी है या फिर ये एक प्लान मर्डर है, और समाज की उस सोच जिसका नाम दहेज है और उस पर किस तरह की बातें आजकल लोग कर रहे हैं, क्या आज भी वो समाज में अभिशाप बनकर फैला हुआ है, बस उसका नाम और जरा चेहरा बदल गया है। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज के दौर में बेटियां पढ़ रही हैं, खुद को साबित कर रही हैं, चाहे वो खेल का मैदान हो या हो अंतरिक्ष, हर जगह अव्वल साबित हो रही है। लेकिन तब भी इस बीच कुछ अचानक ऐसी घटनाएं आती हैं जो इन तमाम दावों को बेमानी सा साबित करती हैं।